हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 48 लॉज ऑफ पावर के 8th यानी कि 8वें लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहा। और हाँ, मैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। 48 लॉज ऑफ पावर का 8वां नियम कहता है, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। तो चलिए सबसे पहले 4 पॉइंट में इस नियम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास आएं। जब आप दूसरों के पीछे भागते हो तो आप कमजोर दिखते हो, लेकिन जब लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं तो आपकी पावर और रेस्पेक्ट बढ़ती है। जैसे कि एप्पल हर साल अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग को सीक्रेट रखता है और फिर ग्रैंड इवेंट करता है। इसके बाद लोग खुद एप्पल स्टोर के बाहर लाइन लगाते हैं। एप्पल को कभी भी कस्टमर के पीछे नहीं भागना पड़ता। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग और फुलफिलिंग रखते हो, मीन्स हॉबीज, हेल्थ और कैरियर में इन्वेस्ट करते हो, तो लोग नेचुरली आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नीडी दिखोगे तो लोग दूर भागेंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरों को लालच देने के लिए टेम्पटिंग ऑफर या फिर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो, क्योंकि लोग वहीं जाते हैं जहां उन्हें कुछ खास मिलता है। जैसे कि कोई कंपनी टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हाई सैलरी, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स या फिर पर्क्स देती है। इससे लोग उस कंपनी में खुद ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसी तरह एक ऑथर ने फ्री वेबिनार रखा जहां वो अपनी बुक का सीक्रेट चैप्टर शेयर करता है, तो लोग खुद उसकी मेलिंग लिस्ट में आने के लिए दौड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, लोगों को अपनी जगह बुलाओ ताकि आप अपनी शर्तों पर बातचीत कर सको, क्योंकि जब सामने वाला आपके इन्वॉल्वमेंट में आता है तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जैसे कि एक रियल एस्टेट एजेंट घर दिखाने के बजाय पोटेंशियल बायर्स को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां पर विजुअल्स, मॉडल्स और प्रेजेंटेशन से बायर्स पर प्रभाव डाल सकता है। इसी तरह अगर आप किसी इन्वेस्टर से फंडिंग चाहते हो तो कैफे या फिर किसी रैंडम जगह में मिलने के बजाय उसे अपने ऑफिस में बुलाओ। इससे आप अपनी अचीवमेंट्स, अपनी टीम और अपने वर्क कल्चर को दिखा सकते हो। चौथा पॉइंट, सामने वाले के ऑप्शंस को लिमिटेड कर दो ताकि वो मजबूर हो जाए। जब लोग आपके बनाए माहौल में आते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और आप निगोशिएशन में स्ट्रॉन्गर रहते हो। जैसे कि एक नेता अपनी पार्टी के दफ्तर में मीटिंग बुलाता है, ना कि विरोधियों की जगह, क्योंकि यहाँ पर उसकी टीम और उसके सपोर्टर्स इकट्ठा होते हैं जो उसके फेवर में माहौल बनाते हैं। इसी तरह कोई लड़का किसी लड़की को ग्रुप आउटिंग के बजाय अपने सर्कल के छोटे गेट टुगेदर में बुलाता है, ताकि माहौल उसके फेवर में रहे और बातचीत उस पर सेंटर्ड रहे। इस नियम का एक उदाहरण ये हो सकता है कि कोई कंपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपना एक शानदार ऑफिस बनाती है और डील करने के लिए क्लाइंट्स को वहीं बुलाती है, ताकि क्लाइंट्स इंप्रेशन में आ जाएं और ज़्यादा निगोशिएट ना कर पाएं। अब ये समझ लेते हैं कि ये नियम पावर क्यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरों को अपने बनाए माहौल में बुलाने से आप निगोशिएशन और कन्वर्सेशन को अपनी शर्तों पर करते हो। दूसरा पॉइंट, लोग आपके पास आने के लिए खुद कोशिश करते हैं, जिससे आपकी वैल्यू और अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है। तीसरा पॉइंट, सामने वाला साइकोलॉजिकली कमजोर महसूस करता है और आप कॉन्फिडेंट बने रहते हो। इस लॉ में 3 पहलू यानी कि 3 एस्पेक्ट कवर होते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि जब लोग आपके पास आते हैं तो आप उनके डिसीजन पर सटल कंट्रोल बना लेते हो। दूसरा है सोशल एस्पेक्ट, क्योंकि आपकी डिमांड और रेपुटेशन बढ़ती है तो लोग आपको हाई वैल्यू इंसान समझते हैं। और तीसरा है स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, क्योंकि आपके पास एडवांटेज होता है कि आप कन्वर्सेशन, टाइमिंग और सेटअप को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सेट कर सकते हो। अब ये समझ लेते हैं कि इस नियम को पॉजिटिवली कैसे यूज करें। पहला तरीका है, अपनी स्किल्स और पर्सनल ब्रांड दोनों को मजबूत करो ताकि लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। दूसरा तरीका है, दूसरों को जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज दो जिससे वो खुद ही आपके पास आना चाहें। तीसरा तरीका है, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ जहां लोग सीख सकें और ग्रो कर सकें, तब लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे।
अब इस लॉ के पॉजिटिव यूज के 3 फायदे जान लो। पहला फायदा, आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहते हो और अपनी शर्तों पर डिस्कशन कर पाते हो। दूसरा फायदा, लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा फायदा, आपकी अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ती है। अब ये समझ लेते हैं कि लोग इसे निगेटिवली कैसे यूज करते हैं। पहला पॉइंट, झूठे ऑफर्स से लोगों को अपनी ओर खींचना। जैसे कि कोई रिक्रूटर अच्छी सैलरी का झांसा देकर कैंडिडेट्स से रजिस्ट्रेशन फीस लेता है लेकिन जॉब कभी नहीं देता। दूसरा पॉइंट, लालच देकर दूसरों को साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाना। जैसे कि कोई स्कैमिंग नेटवर्क हाई रिटर्न का झांसा देकर लोगों को अपनी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है। तीसरा पॉइंट, अनफेयर एडवांटेज के लिए लोगों की ज़रूरतों का गलत फ़ायदा उठाना। जैसे कि डेटिंग सिनेरियो में किसी की लोनलीनेस को टारगेट करके उसे इमोशनली डिपेंडेंट बनाना और फिर उसे एक्सप्लॉइट करना। अब इस निगेटिव यूज के नुकसान के बारे में भी जान लो। पहला नुकसान, लोगों का आप पर ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो सकता है क्योंकि लोग खुद को चीटेड महसूस करेंगे। दूसरा नुकसान, आपकी रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है और लॉन्ग टर्म में आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तीसरा नुकसान, लीगल एक्शन और सोशल बैकलेस का खतरा हो सकता है। अपनी वैल्यू से लोगों को अट्रैक्ट करो लेकिन अनइथिकल टैक्टिक्स से दूसरों को ट्रैप में मत फंसाओ। सही तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचने से रेस्पेक्ट और सक्सेस मिलती है। गलत तरीके से करने पर ट्रस्ट और फ्यूचर दोनों खो सकते हैं। अपनी इम्पोर्टेंस, स्किल्स और जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज से दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करो। जरूरत पड़े तो टेम्पटिंग ऑफर्स का इस्तेमाल करो लेकिन अनइथिकल तरीके से मैनिपुलेशन मत करो। सही तरीके से ये नियम यूज करोगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। गलत तरीके से यूज करोगे तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब बारी है कहानियों की, तो मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा और आप इन कहानियों को ध्यान से सुनिएगा। पहली कहानी है लुई 14वें और उनके मंत्रियों की। लुई 14वें फ्रांस के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक राज करने वाले राजा थे। लोग उन्हें सन किंग भी कहते थे क्योंकि वो खुद को सूर्य की तरह मानते थे जिसके चारों तरफ सब घूमते हैं। लुई 14वें को पता था कि अगर उनके मंत्रियों और रईसों ने बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली तो वे बगावत कर सकते हैं और राजा को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला कि सारे पावरफुल लोग खुद उनके कंट्रोल में रहें। इसके लिए उन्होंने राजधानी पेरिस से दूर वर्साय नाम का एक भव्य महल बनवाया। ये महल इतना खूबसूरत और आलीशान था कि हर रईस और मंत्री वहां रहना चाहता था। दरअसल वर्साय पेरिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, यानी कि इतना नजदीक कि राजा लुई 14वें का प्रशासनिक कंट्रोल बना रहे, लेकिन इतना दूर कि रईसों और मंत्रियों को अपने अपने इलाकों में जाकर स्वतंत्र सत्ता चलाने का मौका न मिले। इस दूरी का मकसद था रईसों और मंत्रियों को राजधानी पेरिस से दूर रखो ताकि वे राजधानी में कोई शक्ति का केंद्र न बना पाएं। लेकिन दूरी इतनी भी न हो कि राजा उनसे रोजमर्रा के काम और फैसलों के लिए संपर्क न रख सके। मतलब कि राजा चाहे तो रईसों और मंत्रियों को रोज ही बुला सकता था या फिर खुद उनके पास जा सकता था। इसके बाद लुई 14वें ने इन मंत्रियों और रईसों को वर्साय में बुला लिया और वहीं पर उन्हें लग्जीरियस लाइफ का मजा लेने दिया। लेकिन असली मकसद ये था कि ये लोग राजा से दूर न जाएं और उनके हर कदम पर नजर रखी जा सके। हर दिन की शुरुआत राजा के दरबार में राजा को गुड मॉर्निंग कहने से होती थी और हर काम के लिए मंत्रियों को राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि मिनिस्टर्स और नोबल्स की पूरी दिनचर्या राजा के शेड्यूल पर डिपेंड हो गई थी। वर्साय में ये सारे पावरफुल लोग आपस में छोटे छोटे फेवर्स और अटेंशन के लिए compete करने लगे क्योंकि सभी चाहते थे कि राजा लुई 14वें का ध्यान सिर्फ उन पर जाए और राजा उन्हें इज्जत दे। इस कंपटीशन में मिनिस्टर्स और नोबल्स एक दूसरे से लड़ते रहे और उनकी सारी एनर्जी सिर्फ लुई 14वें को खुश करने में लगने लगी।
इससे किसी को भी खुद के लिए अलग पावर बनाने का मौका नहीं मिला। इस तरीके से लुई 14वें ने अपनी पावर सेंट्रलाइज कर ली। कोई भी नोबल या मिनिस्टर इतना ताकतवर नहीं बन पाया कि वो राजा को चुनौती दे सके। इस कहानी से क्या सीख मिली, अब ये समझ लो। दूसरों को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपने बनाए माहौल में रखकर आप उनका कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हो। जब लोग एक ही जगह पर रहेंगे और एक ही इंसान को इम्प्रेस करने के लिए आपस में compete करेंगे, तो पावर उसी इंसान के पास रहेगी जिसने ये इन्वायरमेंट बनाया है। यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अपनी जगह पर दूसरों को बुलाकर अपने बनाए रूल्स के साथ खेल खिलाने से कैसे कंट्रोल और पावर अपने हाथ में रखा जा सकता है। अब दूसरी कहानी, और ये कहानी है हर्नान कोर्टेस और मोंटेजुमा की। साल 1519 में स्पेन का विजेता हर्नान कोर्टेस अपनी छोटी सी सेना के साथ मेक्सिको पहुंचा, जो उस समय एज़टेक साम्राज्य था। एज़टेक साम्राज्य के सम्राट मोंटेजुमा ने कोर्टेस के बारे में पहले ही सुन रखा था। एज़टेक लोग कोर्टेस को एक पुराने देवता के अवतार की तरह मानते थे, क्योंकि उनके धर्म में भविष्यवाणी थी कि एक सफेद आदमी समुद्र के पार से आएगा। कोर्टेस ने इस भ्रम को और बढ़ाया और उसने मोंटेजुमा को महंगे तोहफे और मैत्रीपूर्ण संदेश भेजे। ये गिफ्ट मोंटेजुमा को ये दिखाने के लिए थे कि कोर्टेस उसका दोस्त बनना चाहता है। इस तरह मोंटेजुमा को अपने राजमहल में कोर्टेस से मिलने की जिज्ञासा और दबाव दोनों महसूस हुआ। फिर उसने कोर्टेस को अपने राजधानी शहर टेनोनचिट्लान बुला लिया। यहाँ असली बात यह है कि टेक्निकली मोंटेजुमा ने कोर्टेस को बुलाया, लेकिन कोर्टेस ने ही गिफ्ट और डिप्लोमेसी के जरिए ऐसी परिस्थिति बना दी कि मोंटेजुमा खुद उसे बुलाने के लिए मजबूर हो गया। यही साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था कि सामने वाला खुद बुलाए, लेकिन वो आपके प्लान का हिस्सा हो। जब कोर्टेस टेनोनचिट्लान पहुंचा तो मोंटेजुमा ने उसका शानदार स्वागत किया और उसे अपने महल में ठहराया, लेकिन कोर्टेस ने चुपके से अपने सैनिकों को स्ट्रेटेजिक जगहों पर जमा कर लिया। फिर कुछ ही दिनों में कोर्टेस ने मोंटेजुमा को बंदी बना लिया और सम्राट अपने ही शहर और महल में कोर्टेस के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि यहाँ कोर्टेस मोंटेजुमा के बनाए माहौल में नहीं था, बल्कि मोंटेजुमा कोर्टेस के बनाए साइकोलॉजिकल ट्रैप में था। और मोंटेजुमा यह सोचता रहा कि वह सब कुछ कंट्रोल कर रहा, लेकिन असल में कंट्रोल कोर्टेस के हाथ में था। बाद में कोर्टेस ने एज़टेक साम्राज्य को पूरी तरह से जीत लिया और मेक्सिको पर कब्जा कर लिया। अब इस कहानी से क्या सीख मिली, ये भी समझ लो। कोर्टेस ने सामने वाले को मैनिपुलेट करके ऐसी सिचुएशन बनाई कि सम्राट खुद उसे अपने दरबार में बुलाने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन दरबार में बुलाकर भी मोंटेजुमा ने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई। उल्टा कोर्टेस ने उसके दरबार को ही अपनी ताकत में बदल दिया। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि दूसरों को अपनी जगह बुलाना तभी फायदेमंद होता है जब आप तैयार हों और माहौल को कंट्रोल कर सकें, नहीं तो बुलाने वाला भी अपने ही जाल में फंस सकता है। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।